नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज की फाइट का मुद्दा है वक्फ एक्ट में बदलाव की बारी। बीते कई दिनों की जद्दोजहद के बाद केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को वक्फ बिल को संसद में पेश करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक संसदीय कामकाज की सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया और यह निर्णय लिया गया कि वक्फ बिल कल लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे और दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने मांग की है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को यानी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने गोगोई की बात को दरकिनार कर दिया है। बिल कल 11 बजे वक्फ बिल पेश होगा और सरकार इसके जरिए वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर विराम लगाना चाहती है। मोदी सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रही है। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। वक्फ एक्ट में होने वाले हैं बड़े बदलाव। कल लोकसभा में पेश होगा बिल। कांग्रेस की मांग स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए बिल। वक्फ एक्ट में बदलाव की बारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का परिचय करा दें आपसे। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी आपका। किशोर शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत किशोर जी आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ सुभद्र पापड़ीवाल साहब प्रांत उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल हम प्रताप राव से करते हैं। प्रताप राव जी, आखिर वक्फ के नियमों में बदलाव करने की और यह नया विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कुछ खामियां आपको नजर आती हैं जो अब आप इसको बदलना चाह रहे हैं? रविंद्र, हमें वक्फ के बारे में जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर शेयर करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में 1964 में ये लाया गया और ये मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बना था। लेकिन धीरे धीरे जब 1995 में एक इसमें संशोधन प्रस्ताव लाया गया, उसमें इसको असीमित अधिकार देने की शुरुआत हुई और 2013 में तो जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने इतने जबरदस्त असीमित अधिकार दिए कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को, वो किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति है या किसी भी कोई भी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति तक, उसको अपनी संपत्ति बता देता है तो वो वक्फ बोर्ड का उसका अधिकार हो जाएगा। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता और वो उसका जो ट्रिब्यूनल जो तय करेगा वही होगा। और ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस आदमी की होगी जिसकी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार कर लेगा। देखिए इसका असर क्या हुआ। 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन इस देश में थी और आज 2024 में उसके पास 8 लाख एकड़ जमीन उसके खाते में आ गई। कैसे आ गई? केवल इसी असीमित अधिकारों के कारण। देखिए रविंद्र जी, आपका घर है और मान लो लगता है वक्फ बोर्ड को कि वो मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति है तो वो उस पर अपना अधिकार कर सकता है और आप ये सिद्ध करते रहिए ट्रिब्यूनल के सामने। और ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे? ट्रिब्यूनल में उनके ही चुने लोग होंगे, कोई सामान्य लोग नहीं होंगे। इस तरह के तमाम। फिर दूसरी बात, वक्फ को क्यों बनाया गया था बोर्ड को? कि बेसिकली कमजोर, पिछड़ा, गरीब, मुसलमान और महिलाओं को वो सहायता भी करेगा, मुसलमानों की बहबूदी के लिए, उनको तरक्की के लिए। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली इस बड़ी संपत्ति पर सारा अधिकार कुछ जो अमीर और प्रभावशाली मुसलमान हैं उनका कब्जा हो चुका है। देखिए आज कह रही है कि ठीक है लेकर आइए बिल, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, सभी इस पर विचार करें, वक्त लें थोड़ा सा। ऐसा है, देखिए कांग्रेस तो क्या कह रही है, कांग्रेस का तो केवल एक ही है। नहीं, आप विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात मुसलमानों का। देखिए मैं बता रहा हूं, जब कांग्रेस ने इसमें परिवर्तन किया, स्टैंडिंग कमेटी में ले गई, सीधे के सीधे लागू कर दिया। क्यों लागू कर दिया? केवल चुनाव में फायदा लेना था, केवल चुनाव में, केवल मुसलमान वोटों के लिए इस तरह के नियमों को किया जो हिंदुओं के अधिकारों को भी। और आपको मैं बताता हूं, अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए किया तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हिंदुओं के लिए कर रहे हैं? बात हिंदुओं और मुसलमानों की नहीं है, बात यह है कि एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को बराबर का अधिकार मिले।
क्यों अलग से वक्फ एक अलग से संवैधानिक संस्था बनके और सबके ऊपर अधिकार कर लेता है? क्यों आम नागरिक के बराबर अधिकार नहीं है वक्फ को? किशोर शर्मा जी, जब असीमित शक्तियां दे दी गई वक्फ बोर्ड को 2013 में, तब आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं लाए, अब काहे को स्टैंडिंग कमेटी की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है किस लिए बना गया है, और ये भी समझ लेना चाहिए कि धार्मिक संस्थाओं में देवस्थान विभाग है। देवस्थान विभाग में भी एक एक मंदिर के पास एक एक हजार एकड़ जमीन है, शक्तियां नहीं, और देखिए, इसलिए और उनके किशोर पास जी, उसके साथ तुलना मत कीजिए। उसी तरीके की देखिए, दोनों में अंतर है। की शक्तियां हैं, वो सारी इसलिए की जाती है देवस्थान विभाग के पास कोई शक्ति नहीं है, ताकि मंदिरों का तरीके से रख रखाव होता रहे और वहां के जो स्वामी हैं उनका लालन पालन होता रहे। और मैं आपको एक साफ बात कहना चाहता हूं। एक प्रताप जी कुछ बोल रहे थे, मैं कहूंगा कि प्रताप जी बीच में प्लीज उनको इंटरफेयर ना करें, उनका जवाब देने दें। और किशोर जी, आपने देवस्थान की बात की, देवस्थान अपने आप में ही वो देवस्थान है, तो वो तो मंदिरों की बात हुई है। आप वक्फ बोर्ड, तो हम सिर्फ धार्मिक प्रतिष्ठानों की बात नहीं कर रहे हैं ना, सभी तरह की जमीन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि भाजपा प्रवक्ता ने शुरुआत में ही कहा था कि धार्मिक संस्थानों के लिए बने हुए वक्फ बोर्ड है और इधर हिंदुओं के लिए बना हुआ देवस्थान विभाग है, और ये हर धर्म के संस्थाओं के साथ ऐसा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बिल बहुत लेके आए हैं, लेकिन इनकी मंशा और नियत कभी साफ नहीं रही। ये नोटबंदी भी लेके आए थे, क्या मंशा लग रही है आपको जीएसटी भी लेके आए थे संशोधन के पीछे? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जीएसटी लेके आए थे, आधी रात को पूरा देश जगाया था, घंटा बजा था, और इनका जो व्यापारी थे वो खुद विरोध में खड़े हो गए थे। किसानों के लिए कानून लेके आए थे, किसानों के लिए कानून भी लेके आए थे। इस संशोधन का विरोध क्या है? साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि इनके मंशा साफ नहीं होती। जिनके लिए कानून लेके आते हैं वही सबसे बड़ा विरोध करते हैं। बताइए ना आप, अब ये कानून, ये बदलाव लेके आ रहे हैं, बदलाव लेके आ रहे हैं, क्या मंशा बदलाव लेके आ रहे हैं। और ये तो इनकी अगर बदलाव कुछ अच्छे के लिए है तो लेके आइए ना, लेकिन इनका दृष्टिकोण सीधी तौर पर राजनीतिक होता है, इससे अलग, इसके अलग हटके इनका कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो बोला ना उन्होंने भी, प्रताप राव जी ने भी बोला कि 2013 में चुनावों से पहले मुसलमानों के वोट अपनी तरफ खींचने के लिए आपने ये लेकर आए थे। टेरर तो अब टेरर फंडिंग हुई, रुकी क्या? जीएसटी लेके आए क्या? किसानों का किशोर जी, तो मैं सवाल कर रहा हूं, आप उसकी बात कीजिए ना। जीएसटी पर और नोटबंदी पर बहुत बहस हुई है, आगे भी होंगी जी। बिल्कुल, हाँ, यही इसीलिए हमें इनकी मंशा पे शक है, क्योंकि जो भी बिल लेके आते हैं, 2013 में क्या हुआ, आप मेरे को जवाब दीजिए। अब क्यों बिल लेके आए ऐसे वक्फ बोर्ड के अलावा नजर आएगा, ऐसी कौन सी आप संस्था लेके है ना बदलाव के लिए, जिसके पास आप इस तरह के असीमित अधिकार है? लेके तो आइए। केवल एक मुसलमानों की संस्था के पास जमीन का इतना बड़ा अधिकार, 303 से घट के 240 हो गए, और इनको किसी एक को भी भय अपना लगा बता सकती है कि अब ये हमारा वोट इतना बैंक खिसक असीमित रहा है। अधिकार कांग्रेस ने। सुभद्र पापड़ीवाल प्रांत उपाध्यक्ष हैं वीएचपी के, उनसे सवाल करूंगा, लेकिन अब्दुल लतीफ आरको साहब का, जो कि सचिव है एआईएमसी के, उनका भी स्वागत कर लेते हैं, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुभद्र पापड़ीवाल जी, देवस्थान और वक्फ बोर्ड, क्या दोनों को कंपेयर करके एक साथ देखा जा सकता है? और 2013 में सरकार की नीयत, तब सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, अब सरकार एनडीए की, बीजेपी की है, अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। दोनों सरकारों की नीयत क्या वाकई कुछ और आपको नजर आ रही है? इसके पीछे कुछ और उद्देश्य रहा था? देखिए, एक कम्युनिटी न्यूट्रल संविधान के अंदर अगर एक कम्युनिटी के लिए एक तरफा अगर सुविधाएं देने की कोशिश की गई हैं, तो यह सिर्फ एक सुधार का एक पहला कदम है। यह कोई परिवर्तन नहीं है, सुधार है। और आपको ये अच्छे से जान लेना चाहिए आप सभी को कि किसी भी तरीके से जो भू माफिया होते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, जबकि यहां इस वक्फ एक्ट के अंदर तो भू माफियाओं को लेजिटिमेसी दी गई, कानूनी जामा पहनाया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और आप भू माफियाओं को तो गाली देते हैं कि किसी ने कहीं भैंस बांध ली, किसी ने कहीं पर उंगली रख दी और वो उस प्रॉपर्टी को कब्जा लेता है, हथिया लेता है, फिर उस पर मुकदमेबाजी होती है, फौजदारी, थाना, न जाने क्या क्या। यहां तो वो संभावनाएं भी समाप्त कर दी गई। अगर किसी जगह पर, जैसे इस एक्ट के अंदर एक प्रावधान है वक्फ बाय यूजर, अब कल्पना कीजिए, बहुत सारे लोगों को, यहां तक कि मुस्लिम उलेमाओं को भी पता नहीं होगा, इतना खतरनाक शक्तियां उनको दी गई है कि एक यूजर, वक्फ बाय यूजर, यानी कि मेरे पिताजी
इंडिया गेट के सामने एक पताशी का ठेला लगाते थे साहब। वो वाली जगह जो है वो, क्योंकि मेरे पिताजी काम में लेते थे, तो अब मैं इस जगह को वक्फ करना चाहता हूं और मैं ये जगह उनको देना चाहता हूं। नहीं, ये तो आप काल्पनिक बात कर रहे हैं ना, मतलब कुछ एक ऐसा ठोस उदाहरण दीजिए जो समझ में भी आए, जो ऐसा कभी अतीत में रहा। अभी मध्य प्रदेश में सर, माने रविंद्र जी सुने तो सही सर, अभी मध्य प्रदेश में अभी 4 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने उनसे पूछा कि भाई जो संपदा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी कि संरक्षित स्मारक है, उसको वक्फ कैसे कर दिया, उसको कैसे ले लिया गया। ऐसी हजारों संपदाएं हैं भारत में, ऐसी हजारों संपदाएं हैं जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, जिनको वक्फ कर दिया। किसी XYZ ने आया, उसके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कुछ नहीं है, बोले साहब ये ले लीजिए। वक्फ बोर्ड आया, आकर के उसने अपना सर्वेयर मतलब मुतव्वली, यानी कि जो मुस्लिम ही होगा, 6-7 मेंबर होते हैं सर्वे कमेटी में, अब तो खैर कलेक्टर को बनाने की तैयारी चल रही है, वो आकर के सर्वे कर लिया। और फिर किसी लोकल अखबार में जिसकी 20 प्रतियां भी नहीं छपती होंगी, उसमें 1 महीने का नोटिस निकाल दिया। 1 महीने बाद वो संपत्ति उसकी होगी। अब लड़ते रहिए आप, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार भी नहीं। क्या है ये, मतलब ये भूमाफिया बनाने का एक लेजिटिमेट तरीका बनाया गया। कमाल की चीज ये है कि भारत में इतने गैर कानूनी तरीके से बनाए गए कानून के पक्ष में बहुत से लोग खड़े हुए हैं। उनको जरा उनसे पूछिए सर, अभी आप आने वाले उनके पास में, कि उनकी जो आसमानी किताब है, जो पवित्र पुस्तक है, उसमें दरगाह का कोई जिक्र है, उसमें कोई मजार का जिक्र है? अब्दुल लतीफ जी देंगे जवाब इसका, बताइए अब्दुल लतीफ जी इसका जवाब दीजिए। कैसे ले ली गई सर, जरा बताइए तो सही। असीमित शक्तियां और झूठ बोलकर वक्फ एक्ट के जरिए दी गई, ये झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। जितनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं वो सब इंदराज हुई हैं, और वो सब जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां डोनेट की है अल्लाह के लिए, वही प्रॉपर्टियां उसमें इंदराज हैं। ये जो झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करके ये हमारे अंदर संशोधन लाना चाहते हैं। ये संशोधन हमारे खिलाफ है, हमारे लिए नहीं है। और ये जो बात कहते हैं कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। क्रिमिनल के बाद ये कोर्ट में जा सकते हैं, अगर क्रिमिनल के फैसले से ये मुतमईन नहीं है तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, बोल करके भारत का कोई कानून इससे ऊपर नहीं होगा। कहती है 108 नहीं है आर्को साहब आप झूठ बोल रहे हैं। और उसमें सरकार का क्या लेना है? सरकार मेरी प्रॉपर्टी मुझसे सरकार मालिक बनना चाहती है। सरकार की नहीं है, ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। एक करके बोलिए, ऐसे आवाज नहीं आएगी। एक बार पहले अब्दुल लतीफ जी को सुन लेते हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं, जरा थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, किसी की बात नहीं सुन पा रहे हैं। एक मिनट प्लीज बोलिए अब्दुल लतीफ साहब, सरकार का ये कदम, इनको तकलीफ क्या है जी? सरकार का ये जो कदम है, कल विधेयक लाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल गलत है। ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनको परेशान करने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बदलाव ला रहे हैं। शिया सुन्नी को लड़ाने के 2013 में जो बदलाव किए गए थे वो सही है? देखिए 2013 में जो बदलाव किए गए थे वही बदलाव किए गए थे, इसकी आवश्यकता थी। कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव में दे दिया हो, कुछ भी नहीं दिया। ये सब जो है ये एक खास को, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या है अब्दुल लतीफ साहब, बताइए जरा। इसके पीछे मंशा है राजनीति। ये इस तरह से करके ये समझते हैं हमें वोट ज्यादा मिल जाएंगे, जबकि पब्लिक ने इनको बिल्कुल इनकार कर दिया। पब्लिक ने इनको बिल्कुल जो है वोट से साबित कर दिया कि पब्लिक इनकी किसी भी बात से खुश नहीं है। ये कौन सी पब्लिक की बात कर रहे हैं आप? वो भी कर दिया आम हिंदुस्तान का आदमी, अपने चेलों की बात हिंदू भी मुसलमान भी। कोई नहीं चाहता यहाँ झगड़े हो, कोई नहीं चाहता यहाँ नफरत फैले, कोई नहीं चाहता एक दूसरे का हक खा जाए, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हम एक दूसरे का हक मारकर ये बताना चाहते हैं। बताइए प्रताप राव जी, इसका जवाब दीजिए। ये बिल्कुल अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं कि 2013 में वो परिवर्तन किए गए जो जरूरी थे। आप कह रहे हैं कि असीमित शक्तियां दे दी गई। आर्को साहब को एक तो झूठ बोलने की आदत है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं।
दूसरी तो आप बात यह बोलते है हैं, कि एक तो बात मुझे मेरे को झूठ नहीं बताइए बोलना है। कि 2009 के बाद BS 2009 के बीजेपी लोग बाद बोलते हैं और कैसे कोई नहीं दुगनी हो बोलता। गई इनकी संपत्ति। तीसरी बात मेरे को बताइए कि दुनिया के किस मुस्लिम देश में इतने असीमित अधिकारों वाला वक्फ बोर्ड है? ना तो सऊदी अरब में है, ना अमन में है, ना किसी दूसरे देश में है। क्यों भारत में इनको ऐसा असीमित अधिकार चाहिए? केवल एक बात है कि किसी भी तरह से देश की संपत्ति पर कब्जा कर देना। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पे खुश करना। देश की संपत्ति पर किसी एक ही, कांग्रेस ने ही कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार केवल मुसलमानों का है। तो इसी के अगर इसी दोहरा इसी चरित्र सिद्धांत को लेकर कोई अपनाते चलता हुए है तो भारतीय उन्होंने जनता वक्फ पार्टी बोर्ड को चलती है। इतना मजबूत कर दिया। अल्पसंख्यक कहा था, इसी के मुसलमान नहीं चलते कहा। दबाना चाहते जो हैं। अल्पसंख्यक कहा था, मुसलमान नहीं कहा। मॉन्यूमेंट पब्लिक तक पे जगहों में उन्होंने बड़ी कब्जा कर कैटेगरी दिया। है। जम्मू कश्मीर में, संपत्ति जम्मू कैसे कश्मीर आ गई? में सिख सिख अल्पसंख्यक के जनरल अपनी सिंह के संपत्ति की बात ही एक कहना और कहा चाहते हैं। जाता है सारा का सारा कि फोकस एक और एक कहा पे जाता है रखते हैं। मुसलमान ये इनका गरीब दोहरा चरित्र चरित्र है। है। एक और बात करते हैं नरेंद्र मोदी मुसलमान की बात करते हैं, मुस्लिम की बदनामी इतनी बात संपत्ति करते कहां से आई? हैं। दूसरी ओर सेना और निशाना रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति दृष्टि से वक्फ बोर्ड के पास है। कैसे आ गई इनके पास? आज धर्म के देश में आप अब अगर ऐसे आप तीनों ही बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी, फिर मुझे सुभद्र पापड़ीवाल साहब के पास जाना पड़ेगा। सुभद्र पापड़ीवाल जी, क्या इस एक स्टेप से, इस एक कदम से आपको लग रहा है कि गंगा जमुनी जो भाईचारा है, जो समाज के बीच में जो रिश्ता है, उस पर खटास आ सकती है या रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे? रविंद्र सिंह जी, ये भाईचारे का टेंडर क्या हिंदुओं के नाम खुला हुआ है क्या? कोई तारीख नहीं बताई किसी ने आज तक मुझे कि ये भाईचारे का जो ठेका है, टेंडर जो बोलते हैं ना, वो केवल हिंदुओं के लिए ही खुला हुआ है कि आप जब भारत आजाद हुआ, देश का विभाजन अरे क्या हो रहा है संप्रदाय के नाम बांग्लादेश में? से देखो हुआ, बांग्लादेश में क्या मुसलमान, बांग्लादेश में देखो और हर इसमें जगह केवल 27% केवल मुसलमानों के नाम पे धोती जो है, धर्मनिरपेक्ष देश की केवल मुसलमानों क्यों के रहे हो नाम आप? पे देश की और इसके अलावा कोई काम नहीं है। अरे साथ आप रहते हैं। इनको देश को लो। आप क्यों बांटते एक हैं? मिनट सुभद्र जी का सुन रहे हैं, पहले सुभद्र जी का सुन रहे हैं, प्लीज एक बार सुभद्र जी को सुन रहे हैं, प्लीज एक बार सुभद्र जी को कंप्लीट करके फिर मैं आ रहा हूं किशोर जी आपके पास। किशोर जी, एक दिन आपके काम आएगी, आप भी मेरी तरह सोचेंगे एक दिन, मुझे पता है। बोलिए बोलिए जब प्लीज 27% भूमि विभाजन के समय संप्रदाय के नाम पर दे दी गई थी, उसके बाद में 3800 वर्ग किलोमीटर भूमि, लगभग 10 लाख एकड़ भूमि का स्वामी इनको बना दिया गया, एक भू माफिया लेजिटिमेसी का कानून बना करके। उसके बाद भी संतोष नहीं है और न जाने कहां ये इन भूमियों पे कब्जा करने की नियत रख रहे हैं। अब कानून में इतना सा सुधार किया जा रहा है कि भाई सुनवाई करने के अधिकार, इसको जारी करने के अधिकार कलेक्टर को दे दिए जाएं। इसके बाद में ट्रिब्यूनल अगर एक तरफा फैसला करता है तो उसका भारत के संविधान के अनुसार, केवल संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसमें निर्णय कर दे। इसमें छिन क्या रहा है? ये एक तरफा कानून तो अभी तक था, अब इस कानून को भारतीय संविधान का जामा पहनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं अब जरा चलता हूं किशोर जी के पास। जरा किशोर जी, आप समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो अधिकार मिले हुए थे, इन अधिकारों से कौम की कितनी सेवा की वक्फ बोर्ड ने, देश की कितनी सेवा की इस वक्फ बोर्ड की इन अधिकारों की वजह से? क्या क्या कुछ देश को हासिल हुआ? देखिए, देश के पहली बात तो नागरिकों ये- को- आ रहा हूं आरको साहब, आपके ये सवाल आपके लिए भी, पहले किशोर जी से सुनो सुनिए, मैं- जवाब इसका। हाँ, इनको ये समझ में नहीं आता कि इस देश में सारे धर्मों के प्रति सारे कानून एक जैसे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि यहां न्यायालय में सुनवाई की इजाजत नहीं है, यहां ट्रिब्यूनल सुना नहीं जा सकता। ये बिल्कुल गलत तथ्य पेश कर देखा है ना, रहे एक्ट हैं। इस देखा है ना? वक्फ बोर्ड का उस की एक्ट को सुनवाई देखा है ना न्यायालय में आपने? होती है, वक्फ आपने उसको पढ़ा है क्या? ट्रिब्यूनल में होती है और बराबर के हक है। अगर ये होता तो किसी को संशोधन भी की अलग से जरूरत कोई क्या हक होती? नहीं है। लेकिन हर बार एक सनसनी फैलाने के मकसद से कोई ना कोई संशोधन बात की लेके जरूरत आते क्या हैं। होती? हम इस अगर बात ये को फिर चीजें आपसे थी इस बात तो? को कहते हैं कि हमेशा ये कोई बिल लेके आए और उस बिल का विरोध उस संबंधित पक्ष ने किया है जो उसके लाभ के लिए लेके आते हैं। किसानों के लिए लाए, किसान विरोध पे आ गए। आप कांग्रेस का बताइए ना, कांग्रेस का विरोध क्यों है? तो क्या प्रताप राव जी अगर ये विधेयक पेश होता है, आगे लागू होता है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यू टर्न लेना पड़े? मंशा तो ये कोई हमेशा यूटर्न यूटर्न की लेना बात पड़ा। नहीं है। देखिए, और ये देखिए, देश का रविंद्र जी, दुर्भाग्य एक देश का रविंद्र जी, प्रधानमंत्री ये एक आज एक की बात करके नहीं कहता है। है कि मैं प्लीज, माफी चाहता हूँ, ये गलत हो गया। किसानों के साथ हम इस कानून को वापस लेते हैं। देश में ऐसा बिल वापस, ऐसा बिल जो देश के सामने आ जाए उसे वापस लेना पड़े, ये दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसा इस देश के साथ नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री खुद आके कहे कि हम इस कानून से वापस लेते हैं। अधिकार कर लिया
जिस तरह से पापड़ीवाल साहब बता रहे थे कि भू माफिया क्या रोल अदा कर रहा है और केवल आम मुसलमानों को इससे कोई फायदा नहीं है। मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल, मैं उस सवाल को मैं किशोर जी से ले रहा था, लेकिन अब्दुल लतीफ साहब अब आपसे लेता हूं। कौम की, समाज की, देश की, वक्फ बोर्ड की इन अधिकारों से कैसे बेहतरी हुई है? कितने स्कूल बने हैं, कितने कॉलेज बने हैं, कितने अस्पताल के लिए ये डोनेट की गई है जमीन, थोड़ा बता दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सी जगह स्कूल भी बने हैं, अस्पताल भी बने हैं, कॉलेज भी बने हैं। कहां बताइए, नहीं ऐसे जनरल वे में नहीं पता चलेगा, थोड़ा पता चले। यहाँ पे प्रताप राव जी भी सुने, सुभद्र जी भी सुने, बताइए जरा। अभी मैं लिस्ट लेकर, लोग भी सुने। मैं लिस्ट लेकर नहीं बैठा। अरे एक तो नाम बता दीजिए। ये सारी चीजें अरे है ही नहीं। आर को साहब कैसे नहीं है? एक बात ये कहते हैं कि साहब इनको स्पेशल जो है वो दे रखा है। कौन सा मदरसा ऐसा है जिसके ट्रिब्यूनल नहीं बना रखे? उनके अपने सबके ट्रिब्यूनल है। अगर वो क्रिमिनल है तो इनको तकलीफ क्यों आ रही है? सिर्फ मुसलमानों का वो क्रिमिनल ही नहीं है, और मजहबों का भी वो क्रिमिनल है उनका। आम मुसलमानों हिंदुस्तान का क्रिमिनल हर जगह है। केवल- जो हमारे पास है, एक बात पूछना चाहता हूं। ये खाना खाने माफिया, केवल धनाढ़ मुसलमान, केवल मजबूत मुसलमान, केवल दमदार मुसलमान, ये हमारा हमसे हमारे प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। उसका मेंबर भी नहीं बन सकता, कोई अधिकार नहीं है। उनका हक किशोर जी क्या कह रहे हैं बताइए, किशोर जी क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल ये है, बोलिए किशोर, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हाँ। दूसरे टर्म में कि पसमानदा मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ, हम उनको न्याय देंगे। बिल्कुल, ये 5 साल बीत गया, न्याय बता दीजिए कौन सा न्याय किया? क्या अभी भी अब एक बता दीजिए पसमानदा किस मुसलमान के साथ न्याय किया उन्होंने? वक्फ बोर्ड और में क्यों ऐसा भेदभाव करते हैं? एक नाम गिना दीजिए पसमानदा मुसलमानों के साथ न्याय किया हो। सिर्फ उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने के अलावा कोई और किसी को जस्टिफाई किया हो? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ ढोंग मत कीजिएगा। आप बात करते हैं जातियों को धर्म से अलग करने की बात करते हैं, आप किस धर्म के आधार पर उठाते हैं? आप मुझे बता दें किस धर्म के वकालत करने के बाद उत्थान में किसके लिए आपने न्याय किया हो? किसी साथ आपने न्याय नहीं किया, ना पसमानदा मुसलमानों के साथ किया, ना किसी और धर्म विशेष के लिए आपने किया। सुभद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और यहाँ पर आपने सुना होगा आरको साहब को, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो तो 4 उंगली आपके ऊपर भी, आपके धर्म पर भी उठेगी, बाकी जितने भी हैं। सर एक मिनट, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आरको साहब से। प्लीज प्रताप जी एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। सर वेलफेयर की बात कर रहे थे वक्फ एक्ट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से। इनसे इतना सा ही पूछिए, ज्यादा दूर न जाएं, हाँ। कि जो वक्फ की जो सर्वेयर्स की टोली होती है और जो मुत्तवलियों की टोली होती है, उसकी तनख्वाह ये वक्फ बोर्ड से देते हैं, भारत की सरकार का टैक्स पेयर देता है? इतना सा पूछ लीजिए सर। इनको फैक्ट्स बहुत ज्यादा मालूम है, हम तो झूठ बोलते हैं ना। ये सत्य के आरको साहब है इसकी लिस्ट आपके पास? सुभद्र जी सवाल कर रहे हैं। लेकिन जिन प्रॉपर्टियों में आमदनी है वो प्रॉपर्टियां वहां से लेते हैं, आमदनी नहीं है वो बोर्ड देता है, वो बोर्ड देता है। नहीं वो कह रहे भारत सरकार देती है क्या? तनख्वाह नहीं देते हैं ये? अरे भारत सरकार भी देती है, वो बोर्ड का कानून। किशोर जी क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? आपने वैसे कह दिया स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहिए पहले इस पर। स्टैंडिंग कमेटी मतलब है कि बस देखिए गया। देखिए रविंदर जो भी बिल आया उस बिल में इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसके लिए बिल बनाया वो सबसे बड़ा क्या पीड़ित हुआ? रहा। तो 2013 में क्यों किया? कि कम से कम इनकी मंशा तो जाहिर अरे है, आपकी मंशा 2013 में क्या थी? अब्दुल लतीफ साहब आप कैसे देखते, सारे लोग डिस्कस आप कैसे देखेंगे बताइए? अगर कल ये विधेयक आता है, पेश होता है, पास होता है, कानून बनता है, इसमें बदलाव होता है, फिर बिल्कुल इसके खिलाफ जाएंगे, हम रोडों पे भी जाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, और किसी भी हालत में सुभद्र जी नहीं करेंगे। सुभद्र जी कैसे समाज को, देश के लोगों को बताया जाए कि ये सही है या ये गलत है? मैं इस सुधार का स्वागत करता हूं, लेकिन एब इनिशियो इस एक्ट के लिए मैं कतई सहमत नहीं हूं। ये एक्ट ही नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल का दिन परीक्षा का दिन होगा। जिस तरीके से सरकार ने तैयारी की है इस विधेयक को लाने में, अब देखना होगा कि विपक्ष का, कांग्रेस का और तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनका क्या रुख और नजरिया इस पर रहता है। लेकिन सरकार इस बार प्रतिबद्ध इस पूरे मामले पर सुधार के जरिए इस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की